हेलो दोस्तों। तो आज मैं सन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातें बताने वाला हूँ। ये सन का मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने सन के बारे में 2 वीडियोस और कर रखे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि मैं जो सन के बारे में जो भी वीडियोज़ मैंने बना रहा हूँ वो कॉन्टिन्यूएशन में है। मतलब पहले जो चीज़ बता दी है उसके आगे अगली वीडियोज़ में बता रहा हूँ। तो ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं बेसिकली जो सन के जो पार्ट्स हैं उसको अच्छे से डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। कोर से लेकर बाहर एटमॉस्फेयर तक इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो प्लीज़ पीछे के दोनों वीडियोस देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं, 10 मिनट का है, एक 9 मिनट का है, तो आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो अंदर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है कोर। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है आपको कि जो कोर है वो सन के इनर 25% पार्ट में होता है और इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के 150 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब कि इसकी डेंसिटी 150 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इसका टेम्परेचर 15.7 मिलियन केल्विन होता है। और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो सन का जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो 5800 केल्विन होता है। केवल कितना बड़ा अंतर है, वहाँ पर 15.7 मिलियन में चल रहा है, यहाँ केवल 5800 केल्विन हो गया है सरफेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ आपको कि जो सन में एनर्जी जनरेट होती है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न से होती है। और ये न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है वो 99% कोर के अंदर होता है और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ न्यूक्लियर रिएक्शन है वो बाहर की सरफेसेस में होता है। दोस्तों, जो ये एनर्जी जनरेट होती है वो 2 प्रोसेस से होती है। पहला प्रोसेस है प्रोटॉन टू प्रोटॉन चेंज। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस है हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो अपना हाइड्रोजन होता है वो उसका अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो निकाल दें तो हमारे पास केवल एक प्रोटॉन बचता है। वो एक प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन, और कुछ होता नहीं है H+ में। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन चेन कहा गया है। और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है वो एक चेन रिएक्शन बनती चली जाती है, इसीलिए उसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन चेन कहें या प्रोटॉन प्रोटॉन चेन कहें, बात एक ही है। जो ये प्रोटॉन प्रोटॉन चेन होती है उससे 99.2% एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसके 2 तरीके होते हैं एनर्जी जनरेट करने के। पहला होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन जिससे 99.2% एनर्जी जनरेट होती है। दूसरा होता है एक NCO साइकिल जिससे 0.8% एनर्जी जनरेट होती है। दोस्तों, ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन चेन होती है कोर के अंदर ये बहुत ज़्यादा बार होती है एक सेकेंड में। ये 9.2 × 10⁻37 टाइम्स होती है एक सेकेंड में। ये बहुत बड़ा नंबर है। और दोस्तों, जो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है कोर से वो 9 × 10⁻10 मेगा टेंस ऑफ TNT के बराबर होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने TNT तो सुना ही होगा कि एक एक्सप्लोसिव होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूमीन। एक नाइट्रो कंपाउंड होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो अभी अटैक हुआ है लेबनान में, जो भी ब्लास्ट हुआ है वो उसमें नाइट्रोजन था, नाइट्रो कंपाउंड था वो। वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट था और यहाँ पर TNT है ट्राई नाइट्रोटोल्यूमीन। तो जहाँ पर भी नाइट्रो होता है वो एक्सप्लोसिव बन जाता है और इसीलिए यहाँ पर 9 × 10⁹ मेगा टेंस ऑफ TNT के बराबर एनर्जी रिलीज होती है कोर से। दोस्तों, ये तो हो गया अपना कोर। इसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, इसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है, जिसका साइज सबसे छोटा होता है। और इसके बाद आता है अपना एक रेडिएटिव जोन। दोस्तों, जब कोर से एनर्जी निकलती है वो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो वो रेडिएशन के फॉर्म में जाएगी या कन्वेक्शन के फॉर्म में जाएगी। डिपेंड करता है कि बाहर जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो जो रेडिएटिव जोन होता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग बाहर जाते जाएंगे कोर से, जैसे ही बाहर निकलते जाएंगे टेम्परेचर फॉल होता जाएगा। और जो रेडिएटिव जोन का टेम्परेचर होता है वो 2 मिलियन केल्विन होता है। कोर का था 15.7 मिलियन केल्विन, तो वहाँ से ड्रॉप होकर 2 मिलियन केल्विन आ चुका है। लेकिन फिर भी ये बहुत टेम्परेचर है। यहाँ पर कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो भी हीट ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो रेडिएशन के फॉर्म में होती है। क्योंकि दोस्तों, रेडिएशन जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, कोई पार्टिकल नहीं होता है। और कन्वेक्शन में तो पार्टिकल्स ही होते हैं, तो उन पार्टिकल्स की वजह से वो इतना टेम्परेचर नहीं बियर कर पाते। इसलिए यहाँ पर मेनली रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है।
दोस्तों जो ये रेडिएटिव जोन होता है वो 70% सोलर रेडियाई में स्प्रेड होता है, यानी कि जो कोर था वो इधर 25% में था, जो रेडिएटिव जोन है वो 70% में है। समझ रहे ना आप? तो 70 सन का जो सेंटर है वहाँ से 70% रेडियस में 0.7 टाइम्स रेडियस के बराबर जो लेंथ होगी उतने का जो स्फीयर है उसमें केवल अपना रेडिएटिव जोन है। इसमें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी का वो थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में होता है। जो ये रेडिएटिव जोन होती है इसकी जो टॉप होता है जो यहाँ पर जहाँ पर रेडिएटिव जोन ख़त्म हो रहा होता है उसकी डेंसिटी होती है 0.2 ग्राम पर सीसी, यानी कि वाटर की डेंसिटी का केवल 0.2 टाइम्स रह जाता है। जहाँ कोर में 150 टाइम्स था यहाँ पर केवल 0.2 टाइम्स रह जाता है, मतलब कि ये वाटर की डेंसिटी से भी कम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ही ना कि यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं हो पाता है लेकिन रेडिएशन हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो एडियाबैटिक लैप्स रेट को सपोर्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर दोस्तों दो नए नए टर्म्स आ गए हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट और एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो दोस्तों मैं बताता हूँ जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है। टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ जो होती है उसे हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, क्योंकि सन के कोर से जैसे जैसे हम लोग बाहर जाएंगे टेम्परेचर फॉल तो करेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है कि एक सीधी तरह से फॉल करे। यानी ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा फॉल किया, फिर थोड़ा कम धीमे धीमे फॉल किया, फिर थोड़ा तेज़ी से फॉल किया। ये वेरिएबल हो सकता है फॉल का नेचर। तो इसीलिए अगर हम उसकी टेम्परेचर को सही से ऐसा नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट का। ये होता है टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में टेम्परेचर कितना है, इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। और होता है दूसरा टर्म है एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग अर्थ में अगर हैं तो अर्थ के सी लेवल से जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, एल्टीट्यूड जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे हम लोग का टेम्परेचर जो होगा वो कम होता जाएगा। समझ रहे ना? जैसे आप माउंटेनियस रीजन में जाए तो टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर, वैसे सन में भी जैसे जैसे आप बाहर निकलते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो लैप्स रेट क्या होता है, जो स्पीड है, जो रेट है टेम्परेचर के फॉल होने का उसे लैप्स रेट कहते हैं। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, मतलब टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ जो होता है वो इस स्पीड को फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पर कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर रेडिएशन होता है। और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप लोग सीधी सी बात है गूगल में सर्च कर सकते हैं और डिटेल में मिल जाएगा। मैंने आप बस ओवरव्यू बताना है आपको, जितना नॉर्मली होना चाहिए उतना। दोस्तों इस रेडिएटिव जोन के बाद में आती है एक छोटी सी लाइन होती है जिसे हम लोग टैकेट लाइन कहते हैं। टैकेट लाइन होता है, बस इसका ये काम होता है कि ये रेडिएटिव जोन और आगे आने वाली एक है कन्वेक्टिव जोन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि सन एक गैसेस सब्जेक्ट है, अब गैसेस के बीच में डिफरेंस तो आप क्रिएट कर नहीं पाओगे। ऐसे ही एक टैकेट लाइन होती है जो डिफरेंस क्रिएट करती है कि इसके नीचे रेडिएटिव जोन है, इसके ऊपर कन्वेक्टिव जोन आएगा। तो दोस्तों अब चौथी बारी आती है कन्वेक्टिव जोन की। पहली थी कोर, दूसरी थी रेडिएटिव जोन, तीसरी थी टैकेट लाइन और चौथी है कन्वेक्टिव जोन। हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो चौथी बारी आई कन्वेक्टिव जोन की। तो जो 70% ऑफ सोलर रेडियाई में तो केवल रेडिएटिव जोन था, उसके आगे हम लोग 5 लाख किलोमीटर चलेंगे तो उतनी रेंज में हम लोग को मिलेगा कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन जो होता है वो सरफेस जो होती है सन की उससे जस्ट नीचे का पार्ट होता है, यानी कि कन्वेक्टिव जोन के बाद अब जस्ट आगे आने वाला है सरफेस। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन में डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर रेडिएशन की जगह अब कन्वेक्शन पॉसिबल हो पाता है। यानी कि जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स अपने ऊपर एनर्जी या हीट को कैरी करके आगे ले जा सकते हैं। जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 5700 केल्विन होता है और डेंसिटी जो होती है वो 0.2 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रेडिएटिव जोन की डेंसिटी 0.2 ग्राम पर सीसी है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ तो सेम है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो रेडिएटिव जोन में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो डेंसिटी वो बताई गई है। कन्वेक्टिव जोन में वही सेम 0.2 ग्राम मैटर 1 मीटर क्यूब में है, तो डेंसिटी तो कम हो जाएगी ना। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको कि इसके सन में जो डायनेमो प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से कन्वेक्टिव करंट जनरेट होता है। अब ये सब क्या है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि देख लीजिए। वैसे मैं बता दूं कि इसका यहाँ पर काम क्या होता है।
तो जैसा कि आप लोग कभी भी पानी गर्म करते हैं तो काफ़ी देर पानी गर्म होने के बाद उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो बबल्स होते हैं वो गोल गोल घूमने लगते हैं। वो इसीलिए घूमते हैं कि वहाँ पर कन्वेक्टिव करंट जनरेट होता है। मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल बताता हूँ कि पानी गर्म कैसे होता है। जैसे कि पानी गर्म होता है तो जो नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले गर्म होते हैं, वो ऊपर भाग जाते हैं। ऊपर ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स थोड़ा नीचे आते हैं, वो गर्म होते हैं तो वो ऊपर भागते हैं, जो और ठंडे हैं वो नीचे आते हैं। ऐसे एक साइकिल बन जाती है ऊपर नीचे करने की। इसी तरह से पूरा पानी गर्म होता है। यही सेम मेथड होता है सन के कॉन्वेक्टिव जोन में। उसमें क्या होता है, जो गैसेस होती है जो अपने अंदर एनर्जी कैरी करे हुए हैं वो कन्वेक्टिव जोन से होते हुए ऊपर जाती है फोटोस्फीयर के नीचे, मतलब अभी जो सरफेस आने वाला है वहाँ तक जाती हैं, एनर्जी रिलीज़ करती हैं, फिर वापस आती हैं। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। यहाँ से एनर्जी ली, वहाँ पर छोड़ दिया के, इसी को हम लोग कहते हैं कि कन्वेक्शन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। दोस्तों अब कन्वेक्टिव जोन के बाद आती है बारी फोटोस्फीयर की। जो फोटोस्फीयर होता है इसी को हम लोग विजिबल सरफेस कहते हैं सन का। जो मैं अभी तक सरफेस की बात कर रहा था वो यही फोटोस्फीयर है। जो भी हम लोग को सन की सरफेस दिखती है वो ये फोटोस्फीयर होती है। मतलब अभी तक हम लोग कोर, रेडिएटिव जोन, टैकेट लाइन और कन्वेक्टिव जोन जो पढ़ चुके हैं, ये सब सरफेस के अंदर आता है। तो यहाँ से जो एनर्जी स्केप होती है वो सनलाइट के फॉर्म में स्केप होती है। जो फोटोस्फीयर है इसकी थिकनेस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हो सकती है। जैसे कन्वेक्टिव जोन तो 5 लाख किलोमीटर तक एक्सटेंड था, और लेकिन ये केवल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स थिक ही होती है। दोस्तों जो फोटोस्फीयर होती है इसकी जो अपर पार्ट होती है, अपर लेयर जो होती है, बाहर की जो सरफेस होती है वो कूल होती है, और जो अंदर की जो मिडिल सरफेस होती है वो ज़्यादा हॉट होती है। जिसकी वजह से जो सन होता है वो हमें मिडिल सरफेस में बीच में ज़्यादा ब्राइट दिखता है और आसपास थोड़ा कम ब्राइट दिखता है। ये इसीलिए होता है कि फोटोस्फीयर में टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि बाहर कम टेम्परेचर होता है और बीच में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। दोस्तों जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जितने भी स्टार्स होते हैं, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, वो सब ब्लैक बॉडीज़ की तरह बिहेव करती हैं। और यहाँ पर जो सन होता है ये भी एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। इसका रीज़न होता है फोटोस्फीयर, जो मैंने अभी आपको बताया कि एजेस में टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, सेंटर में टेम्परेचर बहुत हो जाता है इसलिए। और जो सन होता है कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, सारी रेडिएशन इमिट भी कर देता है, इसीलिए इसको ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। दोस्तों जो सन की फोटोस्फीयर होती है उसमें केवल 3% आयंस होते हैं। मतलब कि जो भी हाइड्रोजन होती है उसके एच आयन या एच माइनस आयन जो भी होते हैं वो केवल 3% होते हैं। बाकी 97% उसमें हाइड्रोजन गैस होती है एटॉमिक फॉर्म में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अभी इसके आगे एटमॉस्फेयर बचा हुआ है जिसके 4 पार्ट होते हैं, उसको भी मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, अपनी अगली वीडियोज़ में कवर करूँगा। मेरे ख्याल से अगली जो वीडियोज़ होगी वो सन की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम लोग प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। प्लैनेट्स में भी कुछ वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, हर एक प्लैनेट की 1-2 वीडियोज़ तो होंगी कम से कम। तो ये यहाँ पर इसी वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक लिए देखते रहें। गुड बाय।